हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ मिल रहा होगा आप लोगों को। देखिए, अपन बात कर रहे थे भौगोलिक विचारकों के अंतर्गत फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन ब्रोन्स की, और इसके अंतर्गत अपन ने चर्चा की थी कि इन्होंने भूगोल के संदर्भ में क्या क्या कार्य किए। मानव भूगोल के संदर्भ में इन्होंने कौन से कार्य किए, कौन सी इन्होंने पुस्तकों की रचना की, कहाँ इनका अध्ययन हुआ, कहाँ कहाँ इन्होंने एज ए प्रोफेसर कार्य किया। तो उम्मीद है वो सारी चीज़ें आपको याद होगी। और देखिए, आजकल आपको हर क्लास में एक दिन का गैप भी मिल रहा है, तो उम्मीद की यही रहेगी मेरी कि आप जिस दिन का गैप आपको मिलता है उस दिन रिवाइज कर लें एक बार, क्योंकि छोटी सी क्लास है, कोई विशेष नहीं है। देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं जीन ब्रोन्स के द्वारा जो भौगोलिक सिद्धांत दिए गए थे उनकी, और इसके अलावा ये स्वयं एक संभववादी विचारक थे। तो अपन दो बातें आज करेंगे, एक तो इनके दो सिद्धांत और एक संभववादी विचारक थे, तो इन्होंने संभववाद के लिए क्या कहा, क्या किया। तो आज इनके संदर्भ में अपन को ये दो बातें करनी है, ठीक है। तो चलिए, हेडिंग आप शायद लगा चुके होंगे। नंबर एक है, अगर नहीं लगाई है तो क्रियाशीलता का सिद्धांत की हेडिंग लगाइए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। देखिए, पहले एक बार समझ लीजिए बात को, फिर आगे लिखने का काम करेंगे। ब्रोन्स ने क्या कहा, अपने जो विचार दिए थे क्रियाशीलता के बारे में, उसकी बात करते हैं अपन। पहले देखिए, ब्रोन्स ने कहा था कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी परिवर्तनशील। मतलब अपन जिस पर्यावरण में, जिस स्थान पर रह रहे हैं, अपने चारों ओर अपन को जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, चाहे वो जैविक हो चाहे अजैविक हो, वो स्थायी नहीं है। उसमें समय के साथ बदलाव होंगे। बदलाव किस रूप में होंगे? वो वस्तु जो भी अपने चारों ओर अपन देख रहे हैं, वो या तो ग्रोथ करेगी, या तो उसमें वृद्धि होगी, या उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, गिरावट आएगी या घटेगी, ठीक है। और कोई सी भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ना बढ़ रही है ना घट रही है। हो सकता है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो अपने को दिखाई नहीं दे रहा हो, धीमी गति से हो रहा हो, लेकिन वो परिवर्तन उसमें होता रहेगा, ठीक है। और क्यों कहा उन्होंने ऐसा कि कुछ भी स्थायी नहीं है? क्योंकि उनका मानना था कि भूगोल का जो भौतिक और जो मानवीय तथ्य है भूगोल में, वो सदैव से ही परिवर्तनशील रहे हैं और वो आगे भी रहेंगे। और इनका जो अध्ययन अपन करते हैं इन तथ्यों का, वो अध्ययन भी अपन को इसी रूप में करना चाहिए कि ये तथ्य परिवर्तनशील है। ये जैसे पहले थे वैसे आज नहीं है, और जैसे आज है वैसे आगामी समय में नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्रोन्स ने बताया कि विश्व की जितनी भी जो मूल वस्तुएं हैं, चाहे जड़ हो चेतन हो, ये सारी परिवर्तनशील होगी। और इसमें प्राकृतिक वस्तुएं भी सम्मिलित होगी, तो इसमें मानवीय वस्तुएं भी सम्मिलित होगी। जैसे ये परिवर्तन अगर अपन देखें तो कहीं कहीं तो अपन को सकारात्मक, या अपन ये कहें कि वृद्धि के रूप में दिखेगा, तो कहीं कहीं गिरावट के रूप में भी दिखेगा। जैसे अपन बात करें, पर्वतों की ऊंचाई है, समुद्र तल है, बर्फ का आवरण है, नदियाँ हैं, हिमनद है, नदी घाटियाँ है, ज्वालामुखी है, डेल्टा जो बनते हैं, पशु पक्षी मानव जीव जंतु वनस्पति, ये सभी चीज़ें परिवर्तन होती रहती है। कोई भी चीज़ इनमें से स्थायी नहीं है। और ये जो परिवर्तन अपन देखते हैं,
इन परिवर्तनों के पीछे दो बल काम करते हैं, दो पावर काम करती है, और वो है एक तो भौतिक शक्तियाँ और दूसरी मानवीय शक्तियाँ। ठीक है, अब बात करें अगर भौतिक शक्तियों की, तो भौतिक शक्तियाँ भी दो प्रकार की है। एक तो वे जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से लगती है, एक वे जो पृथ्वी के बाहरी भाग पर लगती है। जैसे पृथ्वी की गतियाँ है, सूर्य ताप है, गुरुत्वाकर्षण है, भूगर्भिक ताप है। इसके अलावा जो मानवीय और जैविक शक्तियाँ हैं, सांस्कृतिक शक्तियाँ हैं, ये सारी की सारी मिलकर के क्या करती है, पृथ्वी तल पर बदलाव करती है। तो इन सारांश में अगर अपन बात करें तो बात ऐसी है कि ब्रोन्स के द्वारा जो क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया गया, इस सिद्धांत को विकास का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। और इसमें होता क्या है कि पृथ्वी तल पर जितनी भी वस्तुएं, जो जैविक हो चाहे अजैविक हो, जो अपने चारों ओर फैली हुई है, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। उसमें धीमी गति से या तीव्र गति से परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन परिवर्तन होते हैं। आगे समझ में? बस क्रियाशीलता का मतलब यही है, बदलाव होते रह रहा है, क्रिया होते रह रही है। ठीक है, पहले इसको लिख लो, फिर अपन आगे दूसरे सिद्धांत की बात करेंगे। देखिए, जीन ब्रोन्स के क्रियाशीलता सिद्धांत को विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ब्रोन्स ने अपने सिद्धांत में बताया कि, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ब्रोन्स की खुद की कोटेशन है, लिखो डबल इन्वर्टेड कॉमा, हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं, हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं, वे सभी परिवर्तनशील है। वे सभी परिवर्तनशील है और प्रत्येक वस्तु या तो वृद्धि कर रही है या तो वृद्धि कर रही है या फिर घट रही है, घट रही है। वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है। कुछ भी स्थायी नहीं है क्योंकि भूगोल के भौतिक और मानवीय तथ्य सतत या लगातार परिवर्तनशील है।
अतः इसी दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। अतः इसी दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी है। और ये जो कोटेशन इन्होंने दी है, ब्रोन्स ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी की अपन ने जो बात की थी 3 खंडों में, जिसका प्रकाशन हुआ था 1910 में, उस पुस्तक में ये परिभाषा मिलती है। ठीक है, तो ये जीटीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे लिखिए, ये बात तो समझ में आ गई होगी आपके। देखो, अर्थात पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली, पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली समस्त प्रकार की वस्तुएं जो जो कि प्राकृतिक और मानवीय दोनों हो सकती है, सदैव से ही परिवर्तनशील रही है, परिवर्तनशील रही है और इनमें परिवर्तन होते रहता है। इनमें होने वाला यह परिवर्तन इनमें होने वाला यह परिवर्तन विकास या पतन, विकास या पतन किसी भी दिशा में हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है, जैसे पर्वतों की ऊंचाई, पर्वतों की ऊंचाई, समुद्र तल, समुद्र तल, नदी, डेल्टा, घाटियां, हिमानी, ग्लेशियर, ज्वालामुखी, पशु पक्षी, मानव, जंगल आदि सभी में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में परिवर्तन अवश्य ही होता है। ठीक है। समझ में आई? चलिए दूसरे सिद्धांत की बात करें।
हेडिंग बनाइए दूसरी, अंतःक्रिया का सिद्धांत या पार्थिव एकता का सिद्धांत। लगाइए हेडिंग, फिर बात करते हैं। देखिए, अंतःक्रिया या पार्थिव एकता से मतलब ये है कि पृथ्वी तल पर जो कोई भी वस्तु, जो कोई भी तत्व है, तथ्य अपन देखते हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। वे सारे के सारे एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक जो भौगोलिक तथ्य हैं इनमें अंतर संबंध पाया जाता है। तो ब्रुन्स का मानना था कि अपन को भूगोल में अगर अपन किसी तथ्य का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका अकेले का अध्ययन अपन को नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका जो अंतर संबंधों का जो जाल जो पाया जाता है, जो कनेक्टिविटी जो पाई जाती है दूसरे संबंधों के, दूसरे तत्वों के साथ, उनका ध्यान रखते हुए अपन को इसका जो अध्ययन है वो करना चाहिए। तो लिख लीजिए इसको भी आप। लिखिए, ब्रुन्स के द्वारा दिया गया यह दूसरा सिद्धांत है जिसे पार्थिव एकता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार भूगोल के विभिन्न तथ्य स्वतंत्र नहीं होकर एक दूसरे से अंतर संबंधित है, अतः इनका अध्ययन पृथक रूप से नहीं करके सामूहिक रूप में किया जाना चाहिए।
किया जाना चाहिए। और भूगोल में प्रत्येक भौगोलिक तथ्य का संपूर्ण अध्ययन अंतर संबंधों को मद्देनजर रखते हुए किया जाना चाहिए। और ऐसा करने पर ही मानव भूगोल का सही मूल्यांकन संभव है। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ब्रोन्स के अनुसार चाहे वनस्पति जगत हो या प्राणी जगत, यदि उनका समुचित रूप से अध्ययन करना है तो हमें उनकी उत्पत्ति और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों और स्थितियों का अध्ययन भी करना होगा। क्योंकि यह अंतर संबंधों का एक जुड़ाव होता है। ठीक है, तो ये इनके दोनों सिद्धांत हो गए। और नेक्स्ट आप हेडिंग बनाइए, संभववाद के संदर्भ में विचार। देखिए, ब्रोन्स क्या है, संभववादी विचारक थे और इनका मानना था कि जो मनुष्य है वो वातावरण का दास नहीं है, बल्कि वातावरण में रहते हुए वातावरण की कुछ सीमाओं का अनुसरण करते हुए वो इसमें कार्य करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको इसका
दास कहा जाए। दास वो होता है जो मालिक के कहे अनुसार ही कार्य करे, अपना विवेक काम में नहीं ले, बल्कि यहाँ क्या है, मानव अपना विवेक उपयोग में लेता है, अपनी इच्छा से कार्य करता है, लेकिन बस एक प्रकृति की जो सीमा है उसका पालन भी करता है। तो ऐसी स्थिति में दास कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मानव विवेकशील प्राणी है और ये पूर्णतया कर्म करना तभी बंद करता है जब प्रकृति उसका नाश कर देती है, या वो मृत जीव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मर जाता है, तब वो कार्य करना बंद करता है। तब तक वो अपना विवेक उपयोग करके कार्य करता है। ठीक है, तो ब्रुन्स क्या थे, संभववादी विचारक थे। और इसके अलावा देखिए इन्होंने ये भी बताया कि मानव जो है वो वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करेगा, न सहन करता है, बल्कि उसे परिवर्तित करता है, उसे परिवर्तित, उसमें बदलाव करने की क्रियाएं करता है। और मनुष्य के लिए कोई भी ऐसी परम सीमित शक्ति नहीं है जिसमें वो बदलाव नहीं कर रहा हो। कुछ न कुछ मात्रा में, कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में उसमें बदलाव करता है। और प्राकृतिक वातावरण की जो सीमाएं हैं उनको ये अपन मानते हैं कि वो उनको तोड़ नहीं सकता, लेकिन उनमें बदलाव है वो कर सकता है और करता भी है। तो इस प्रकार से ब्रुन्स ने पर्यावरण की सीमा को तो स्वीकार किया ही है, कि ये मानते हैं कि पर्यावरण की एक निश्चित सीमा है, लेकिन उस सीमा के अंतर्गत इन्होंने ये कहा है कि मनुष्य उसमें बदलाव करता है, उसको पूर्णतः नकारता नहीं है, लेकिन उसमें उस प्राकृतिक सीमा को एक अवरोध के रूप में मानता है, उसमें अपने विवेक से बदलाव भी करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ब्रुन्स ने देखिए संभववाद के संदर्भ में भी काफ़ी योगदान दिया है। और इन्होंने जो भूगोल की विषय वस्तु है उसको पृथ्वी तल से लेकर जो वायुमंडल की जो ऊपरी परत है वहाँ तक का जो परिवेश है वो इसमें सम्मिलित करवाने में भी अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो आप इसमें 2 लाइन लिख लीजिए। लिखिए, जीन ब्रुन्स संभववादी विचारक थे। संभववादी विचारक थे। इनका मानना था कि मानव किसी भी रूप में प्रकृति का दास नहीं है, दास नहीं है, बल्कि यह अपने विवेक का प्रयोग करके सदैव क्रियाशील रहता है, सदैव क्रियाशील रहता है। यह प्रकृति को यह प्रकृति को भी समझता है और उसकी सीमा में रहते हुए, उसकी सीमा में रहते हुए निरंतर अपनी आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन करते रहता है। अर्थात मनुष्य वातावरणीय सीमाओं को स्वीकार करते हुए, वातावरणीय सीमाओं को
स्वीकार करते हुए अपनी क्षमता, ज्ञान, बुद्धि का उपयोग कर आवश्यक परिवर्तनों के साथ क्रियाशील रहता है। अतः किसी भी रूप में मानव प्रकृति का दास नहीं है। मानव प्रकृति का दास नहीं है। ठीक है। और इसी के साथ आपके ब्रुन्स के विचार और ब्रुन्स का योगदान है वो भूगोल में कंप्लीट हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा इनके नोट्स आप ध्यान से बनाएं। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अगले विचारकों के साथ। क्या विचार है उनके, क्या भूगोल में योगदान है उनका। तो तब तक आप अपनी तैयारी करें, नोट्स बनाएं और कोई दिक्कत हो तो पूछें। धन्यवाद।